आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। मुंसिफ टीवी के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, जिसका नाम है 2024 का सेमीफ़ाइनल। बात होगी 5 सूबे में होने वाली असेंबली इंतखाबात की और जानने की कोशिश करेंगे कि आम वोटर्स के जहन में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं या कौन से मुद्दे चलने चाहिए, किन इशूज़ को लेकर के वो वोट डालेंगे, पार्टियों का इंतखाब करेंगे। बहुत अहम इंतखाबात इनको माना जा रहा है, क्योंकि सेमीफ़ाइनल का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2024 से पहले 5 स्टेट में असेंबली इंतखाबात होना मामूली बात नहीं है। पार्टियों का कामकाज जो है वो देखा जाएगा, किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे या किस पार्टी की कितने सूबों में हुकूमत बनेगी, ये बहुत अहम होगा 24 के लिए। 2 ख़ास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूँ। मेरे साथ हैं ए के वाजपेयी साहब, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, साथ ही आप चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं अपनी पार्टी के। आपका इस्तकबाल करते हैं सर। इनके अलावा हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट हैं पैगाम इंसानियत इंडिया के, साथ ही सीपीआई से भी ये लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, बहुत सारी तंजीमों के साथ जुड़े रहे हैं और एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। आप दोनों का मैं इस्तकबाल करता हूं और एक एक करके हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। वाजपेयी साहब, 5 सूबों के जो ये इंतखाबात हैं, असेंबली इंतखाबात, बहुत अहम माने जा रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से इनका जिक्र कर रहे हैं और हर पार्टी वो चाह रही है कि इन इंतखाबात में वो जीत दर्ज करे, ताकि एक मैसेज जाए वोटर्स को और 2024 में उसको उसका फ़ायदा पहुंचे। आपको क्या लगता है, किस तरीके से आपको लग रहा है कि अवाम के जहन में इस वक्त कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं या जो जिनके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए? रब्बानी साहब, पहले तो आपको मुंसिफ टीवी को मुबारकबाद कि आपका पहला एपिसोड है, और अल्लाह ताला से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आपका चैनल दूसरे चैनलों की तरह तरक्की पे सबसे नंबर 1 मुकाम बनाए। बहुत शुक्रिया सर। आप जहाँ तक सवाल है, ये जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में उनका, देखिए चुनाव तो लगातार जब से देश स्वतंत्र हुआ है और संविधान आया है लगातार होते आ रहे हैं, और जनता के मुद्दे भी हमेशा से रोटी कपड़ा मकान और उसमें रोजगार, ये सब मुद्दे हमेशा से चलते आए हैं। लेकिन समय समय पे नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, और जिस पार्टी की जो विचारधारा होती है उसके हिसाब से वो मैनिफेस्टो बनाता है, और अगर सत्ता में आ गया तो उसको लागू करने का कोशिश करता है। जनता हर 5 साल में आकलन करती है, अगर काम से सेटिस्फाई है तो उसको रिपीट कर देगी, अगर नहीं है तो उसको रिपीट नहीं करती। अब जहां तक जैसे राजस्थान का सवाल है, राजस्थान की प्रैक्टिस ये रही है, प्रथा ये रही है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। अब इस बार क्या होगा, क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी या बीजेपी उस राज्य की सत्ता छीन लेगी कांग्रेस से? तो इसके लिए दोनों पार्टियां टक्कर से लड़ रही हैं। लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं कि जो मौजूदा सरकार सेंटर में है, जब वो 2014 में आए थे तो उनका डिक्लेरेशन था कि हमको भ्रष्टाचार से लड़ना है और पूरी मुसब्बत से लड़ना है, और राजस्थान में भी वही हो रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले वहां पे करप्शन के ईडी की रेड भी पड़ी है। अब इसका दूसरा पहलू भी है, वो कहेंगे जो चुनाव आए हैं तो आपने रेड करनी शुरू कर दी। तो ये डिबेट का विषय है, लेकिन जनता क्या महसूस करती है, क्या जनता भ्रष्टाचार को बचा सकती है, नेताओं के भ्रष्टाचार को, या उसको सीरियसली लेके सत्ता से उखाड़ फेंकती है? हमारी समझ में राजस्थान का जहां तक सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू होने वाला है। हाँ, राजस्थान का मेरा ख्याल कि इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने जो स्कीम्स निकाली हैं वो हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे में वैसी स्कीम्स, जन कल्याणकारी यानी वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वैसी नहीं है। दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि हुकूमत को गिराने की बीच में कोशिश की गई थी, जो मरकज़ी हुकूमत के ऊपर वो लगातार इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और वो उसमें नाकाम रहे और अशोक गहलोत ने अपनी हुकूमत बचाई। तो वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि यहाँ पर किसी की दाल गलने वाली नहीं है, यानी राजस्थान की बात वो करते हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, आपको क्या लगता है, वो कौन से इश्यूज़ हैं जो इस वक्त आम आवाम के जहन में तैरने चाहिए? तैर रहे होंगे ये अलग बात है, बट तैरने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जज्बाती बातें होती हैं, भड़काऊ भाषण भी होते हैं, भड़काऊ बयानबाजी भी दी जाती है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी की जाती है, ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसीज भी बीच में आ जाती है। इन सब का क्या असर आम आवाम के जहनों पर पड़ता है और क्या पढ़ना चाहिए? जहन के अंदर वो कौन से इश्यूज हैं जो तैरने चाहिए, इस वक्त सबसे ऊपर होने चाहिए? मुर्शीद भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से ही मुबारकबाद। आपका मुंसिफ चैनल ये पहली डिबेट दिल्ली से शुरू कर रहा है, हालांकि पहले से है। हमारी दुआ है, नेक ख्वाहिशात है कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अब रहा इसके बाद ये जो चल रहा है, देखो खुर्शीद भाई, ऐसा है कि हर राजनीतिक पार्टी के टोकरे के अंदर कुछ ना कुछ खिलौने हैं।
जैसे आपने हाट में देखा होगा ना कि हर खिलौने वाला चंद खिलौने लेके चलता है, कुछ उन्हें जल्दी बेच देते हैं, कुछ उन्हें थोड़ा सिलो सिलो करके बेच देते हैं। हमारे लेकिन मित्र, सबके सबकी हाँ, टोकरी में खिलौना, कुछ ना कुछ हाँ खिलौने आइटम्स होते हैं, हैं। आइटम हाँ, होते हैं। अब हमारे मित्र वाजपेयी जी जो हैं, इनका मसला ये है, सारी दुनिया के काम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। इनका मसला ये है कि इनकी जिनके साथ ये चल रहे हैं, उन्होंने अपने खिलौने सारे बेच दिए जनता को। जितने उन्होंने नारे सन 2014 में लगाए थे, वो बेच चुके। वो उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात अभी की केंद्र सरकार आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ते हुए कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ ये नजर आ रहे हैं, कहना चाहिए, विपक्ष से लड़ते हुए। इलेक्शन आता है, विपक्ष के घर ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, कुछ और कर देते हैं। अब मसला ये है कि चुनाव के अंदर मुद्दे क्या होंगे। जनता के मुद्दे अलग हैं, आवाम के मुद्दे अलग हैं, जिन्हें वाजपेयी जी शुरू में गिना रहे थे, और राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे अलग है। राजनीतिक पार्टियां एजेंडे पे काम कर रही हैं, किस तरह से इस इलेक्शन को बदला जाए, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, या कैसे और धार्मिक इसका रंग दिया जाए, इस एजेंडे पे काम कर रही है। पर मसला ये है कि आवाम सारे एजेंडे इनके खरीद, सारे खिलौने इनके ले चुकी है। इनका जो सेल्समैन था, उसने जल्दी जल्दी सारे खिलौने बेच दिए। नफरत का खिलौना भी बेच दिया, 15 करोड़ का भी बेच दिया, 2 करोड़ रोजगार का भी बेच दिया, लेकिन आवाम को मिला नहीं, सेटिस्फेक्शन कुछ मिला नहीं। अब इनके पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। बचा है तो क्या बचा है? सिर्फ झूठ। वो तो अब दुनिया खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किस मुद्दे पे ये जाके राजस्थान में ये कहेंगे कि साहब, अब ये एक नया मुद्दा है, प्रथा है राजस्थान की कि साहब 5 साल हो रहेंगे, 5 साल हो रहेंगे। सर, प्रथा के नाम पे कुछ नहीं होता। आपने आवाम को क्या दिया है, क्या डिलीवर किया है, आवाम उसे देखेगी। आपने पिछले 10 साल के अंदर जो केंद्र सरकार के अंदर दिया है, आपको उसकी जाके वो करना है, उसका वो हिसाब किताब हिसाब सूबे में देना है, आप ये कह रहे हैं। देना है जाके। आपने कहा था सन 2014 के अंदर, भाई और बहनों, सन 2005 साल का समय दे दो और 5 साल के बाद मुझसे हिसाब मांग लेना। आज कोई विपक्ष आवाज तो उठा दे, हिसाब की बात है। एक आलोचना भर कर दे, उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, पत्रकारों को बंद कर दिया जाता है, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, उनके घर छापे पड़ते हैं। ये पर वैसा थोड़ा वैसा ही कुछ तो कांग्रेस के लोगों ने भी किया है। कांग्रेस या फिर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसने भी बाकायदा कुछ मतलब जर्नलिस्ट की, कुछ एंकर्स की लिस्ट निकाली और कहा कि इनके प्रोग्राम्स में हम नहीं जाएंगे। तो ये तो गाहे बगाहे दोनों पार्टियां ये गलतियां करती रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी साहब, ये एक बड़ा इशू है साहब, ईडी का, सीबीआई का, इंतखाबात के वक्त। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे अशोक गहलोत साहब की, उन्होंने तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम लेते हुए, उनकी एक बात को कोट करते हुए, कि शायद वो नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी क्या अपोजिशन पार्टियों के अंदर ही होते हैं? मतलब जब भी देखो, जो जो यानी जो रेड होती है ना, वो अपोजिशन लीडर्स के घरों पे ही होती है। तो क्या सारे भ्रष्टाचारी, सारे करप्शन करने वाले लोग जो है वो सामने वाली पार्टियों में ही हैं? मतलब अपने गिरेबान में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं, सत्ता में होते हैं, मैं कोई सी भी पार्टियों में उसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन इसका नजरिया मेरा कम से कम देखने का तरीका दूसरा है। देखिए, ईडी, सीबीआई या पुलिस या सीबीआई उसी के पास जाएगी जहां थोड़ा सा भी क्राइम का इनपुट नजर आएगा या तिनका नजर आएगा। होता क्या है ना, कि फर्स्ट इंस्टेंस में एफआईआर रजिस्टर होगी या कंप्लेंट रजिस्टर होगी, और वो सब गोलमोल तरीके से होती है, और जो अपराधी होता है या जो चोर होता है वो चीजों को छुपा के करता है, हर चीज को कॉन्स्पिरेसी के साथ करता है। तो उसको ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कहीं कोई कड़ी मिलेगी तो वो कड़ियां जुड़ती हैं, और वो कड़ियां जुड़ने के बाद कोर्ट के समक्ष रखी जाती हैं चार्जशीट के तौर पे। कोर्ट एग्जामिन करता है, दो पक्ष होते हैं, एक एजेंसी होती है और एक अक्यूज होता है। उसमें से जो जीत, अगर सबूत नहीं होंगे तो बरी हो जाएगा, नहीं होंगे तो बरी नहीं होगा। लेकिन इसको सिर्फ राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में ले जाना, ये तो ठीक नहीं है। देखिए, ये कहना आपका जायज हो सकता है, ये आरोप ठीक हो सकता है कि चुनाव के समय में क्या हुआ। बस मैं थोड़ा सा एक आपको एक आंकड़ा देना जी, चाहता हूँ। 2017 से 2023 के बीच 85% ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें कन्विक्शन रेट जो है वो 0.4 था, 0.4% था सिर्फ। यानी 1000 मामलों में सिर्फ 4 ही दोषी पाए गए थे। तो कई बार विपक्ष ऐसा इल्ज़ाम लगाता है, मतलब उन लोगों के ऊपर जो हुकूमत में रहते हैं या जिनके पास पावर होती है, कि आप डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए जो है वो सीबीआई का,
ईडी का या फिर दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं? कुछ ही भाई, क्योंकि ये तो आंकड़ा है सर, ये मेरा आंकड़ा मैं नहीं है। आंकड़े पर ही बताता हूँ ना आपको। होता क्या है ना, एजेंसी का काम कन्विक्शन करना या एक्विटल करना बिल्कुल नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिगेशन का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कितना एफिशिएंट है, कितने लीगली ट्रेन माइंड है कि नहीं है, वो सब चीजें करने के बाद पुलंदा बना के कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट कन्विक्ट करेगा या एक्विटल करेगा। और 90% केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। बेनिफिट ऑफ डाउट मीन्स के अभाव, सबूतों का अभाव, ये उसकी वजह से ये आंकड़ा आता है। और ये खाली ईडी सीबीआई का नहीं है, ये अगर आप आंकड़ा कलेक्ट करें इंडिविजुअल केसेस का तो उसमें भी रेशो 80 to 90% यही रेशो आती है। इसको उस एंगल से देखना भी सरासर गलत होगा, मेरा मानना जाता है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इसको मेरा कहना ये इस बात में। आप दूसरी बात पे आइए, गहलोत साहब की। गहलोत साहब को इस वक्त तो वो तो केयरटेकर गवर्नमेंट तो है, चीफ मिनिस्टर तो है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब कैसे अनाउंस करोगे आप स्कीम में? वो रोज अनाउंस कर रहे हैं स्कीम में, मतलब उस स्कीम की क्या कीमत है जो लागू नहीं होंगी? सरकार आएगी नहीं आएगी, मैनिफेस्टो तो आप घोषणा कर सकते हो, लेकिन स्कीम कैसे करोगे घोषणा? ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन वो एक तरीके से वादा कर रहे हैं, शायद जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर मैं रिपीट हुआ तो फिर ये करूंगा। वो टेक्निकल उसमें कहीं ना कहीं मतलब जी जी इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बहस छेड़ी थी फ्री बीज की, हाँ कि भाई आप क्या करोगे, क्या क्या दोगे, लैपटॉप दोगे, मोबाइल दोगे, साइकिल दोगे, तो ये ब्राइब देने के बराबर नहीं है क्या? देखिए, वेलफेयर स्कीम वो अंतिम आदमी के लिए तो है, और जैसा मैंने शुरू में कहा, रोजी रोटी कपड़ा मकान, उसके हिसाब से अगर उसके पास नहीं है चीज तो उसके लिए स्कीम आप बना सकते हो, लेकिन लैपटॉप देने के लिए कौन सी स्कीम हो? नहीं तो क्या लैपटॉप जिसके पास नहीं है या जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्या वहां तक अगर हुकूमत चाह रही है क्या नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि हमने देखे हैं ये इस तरह के प्रयोग जो है वो अलग अलग सूबों में होते रहे, मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी हुए हैं, और उन पार्टी की तरफ से हुए या उन हुकूमतों में हुए हैं जिन जो आज मतलब इसका अपोज कर रही हैं या विरोध कर रही है। जो फ्रीबीज को, वेलफेयर स्कीम्स को बहुत सी बार रेवड़ियाँ बांटने का नाम दिया जाता है, और फिर वो खुद पार्टियां जो हैं वो कोई भी हो चाहे इल्ज़ाम तो लगाती हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कि ये रेवड़ियाँ बांट रही है, लेकिन हर पार्टी काम भी वही करती है। इससे कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसानात हैं, इसका जो है हम जिक्र ज़रूर करेंगे, इस पर ज़रूर चर्चा करें। 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। जाहिर तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हर सूबे में उसकी जीत दर्ज हो ताकि 2024 में उसको इसका बड़ा फ़ायदा मिले और सूबा भी उसके हाथ में रहे। अलग अलग बातें हो रही थी। 2 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, ए के वाजपेयी साहब और अमीर हैदर अली जैदी साहब। आप दोनों का एक बार फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ। और अमीर हैदर जैदी साहब, एक बात हो रही थी कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें, और जो जैसे वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि भाई ये जो है आप लैपटॉप दे देते हैं, आप जो है वो स्मार्टफोन दे देंगे, या कहीं स्कूटी या साइकिल जो है, साइकिलें भी बांटी गई हैं, स्कूटी भी बांटी गई हैं बेटियों को कि भाई अगर 10वीं पास करती है तो उसको स्कूटी मिलेगी, 12th पास करती है तो कुछ उसको लैपटॉप या कुछ दूसरी चीज़ दी जाएगी। तो इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। कुछ लोग इसे रेवड़ियों का नाम देते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, और उसका जो है फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है चुनाव के वक्त। तो कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो नहीं आनी चाहिए, या इस तरह की योजनाओं पर काम नहीं होना चाहिए? खुर्शीद भाई, पहले तो जो भ्रष्टाचार के ऊपर बात हो रही थी, मसला ये कि विपक्ष के यहाँ जो जाता है तो वाजपेयी जी के पास एक नमो वॉशिंग पाउडर है। इनके यहाँ कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो उसमें धो के ये साफ निकाल के लगा देते हैं। अभी मारा उसमें एक चुनाव, जिस एक भाषण में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार के अंदर फला 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 भ्रष्टाचारी है, अगले दिन कहना चाहिए उनके ऊपर वो सब के सब बीजेपी में चले जाते हैं और सब नमो वॉशिंग पाउडर से साफ होके बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। मेरे मित्र वाजपेयी जी, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, अगर 5 kg अनाज भी देते हैं तो उस पर भी अपनी फोटो छपवा देते हैं, समझ गए? और जाने कितने हैं, जब वो त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कहा था हम बी पार्टी भी देंगे, सबको खिलाएंगे फ्री में। दूसरा ये एक चीज और है, पुरानी सरकारें सिर्फ इस बात से तबाह हुई हैं, इस बात पे गई हैं कि उन्होंने लोगों के हक रोक दिए। उन्होंने रिश्वतें, लोगों ने रिश्वतें दे देकर, पैसे दे देकर अपने काम पूरे किए। आज वही है। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें रिश्वत का बाजार गर्म नहीं? आप कहेंगे कि वो बता दीजिए, बता देंगे तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि जो उस भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, रात में उसके यहाँ सीबीआई पहुंच जाएगी, रात में उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी। हालत ये बन गई है। पहले जब डिबेट के अंदर या ऐसे डिबेट के अंदर कुछ मुद्दे उठाए जाते थे तो अगले दिन उसके ऊपर सरकारी इंक्वायरी सेटअप होती थी, अधिकारी को जवाबदेह माना जाता था।
लेकिन मसला मेरे दोस्त ये है कि पहले आप अगर यकीनन आप पेशवा बनना चाहते हैं और दूसरों को करवाना चाहते हैं तो पहले अपना करैक्टर पेश करना पड़ेगा। पहले हम अपने आप को साबित करेंगे अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने उससे। कहीं नजर नहीं आता है। आपके अभी अभी चंद दिन पहले परसों की न्यूज है, क्योंकि सबके साथ फोटो खिंचवाता घूम रहा है और वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकल रहा है, ठग निकल रहा है, ठेकेदार निकल रहा है, जो बिल्कुल बहुत करीब है। कोई किसी कार्यालय के, कोई किसी कार्यालय के नाम लोगे तो कल को किसी कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज से नहीं है। जनता ने ये देख लिया है कि ये जो तथाकथित भ्रष्टाचार से आप लड़ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं मेरे मित्र। 5 साल के अंदर आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा। आज आंकड़े क्या बता रहे हैं? आज सबसे ज्यादा काला धन है। आपने कहा था सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी के बाद, कहाँ हुआ? आप अपनी योजनाओं पे बात ही नहीं करना चाहते। जो आपने योजनाएं दी, आप मुझे बताइए, जो आदर्श ग्राम की योजना आपकी थी, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक आदर्श गांव बनाना था, वो कहाँ चला गया? वो स्मार्ट सिटी कहाँ नजर नहीं आती? हिंदुस्तान में कहीं स्मार्ट सिटी नजर हाँ, नहीं अच्छा आती। एक दूसरी कोई बात योजना नजर नहीं आ रही ना आपकी, जो आपने ऐलान की है। अच्छा कहाँ है? दूसरे अच्छा एक तो बड़ी वजह ये भी है शायद मतलब इख्लाफात की कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है उसे जो सत्ता पक्ष है या जिसकी हुकूमत है उसका कोई काम नज़र नहीं आता। तो ये क्या लगता है साहब, थोड़ा सा इसमें ईमानदारी जो है बरतनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी आपने जिक्र किया था ब्रेक में जाने से पहले कि ये जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं या मोबाइल दिए जा रहे हैं या स्कूटी या साइकिल या कुछ और इसी तरह की जो चीज़ें दी जाती हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर तो मतलब जो है बाकी चीज़ें भी गलत ही हैं। मतलब अगर अनाज या 5 किलो अनाज भेज रहे हैं उसमें बहुत सारा सामान हमने देखा यूपी इंतखाबात से पहले जो है वो पूरा एक बाकायदा पैकेट बना करके भेजा गया था। तो क्या अब इंतखाबात के बाद उन घरों को ज़रूरत नहीं है अनाज की या उन तमाम चीज़ों की, खाने की जो अशिया भेजी जा रही थी उस पर क्यों रोक लगा दी गई? दूसरी बात ये कि कोई भी स्कीम जब चलती है, देखा हमने राजस्थान में एक के बाद एक स्कीम्स का ऐलान हुआ, लेकिन उसका नतीजा जो है वो ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल के जो सबसे ज़्यादा रेट्स अगर कहीं हैं हिंदी भाषी प्रदेशों में तो वो राजस्थान में ही है। डीजल जो है वो 94-95 के आसपास है और पेट्रोल वो 100 रुपये से ऊपर निकल गया है, यानी पैसा आम आवाम की जेब से ही निकलना है कुल मिला करके। खुर्शीद भाई, बात थोड़ा कथा कलाम, वाजपेयी जी माफी के साथ। अभी आपने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की मीटिंग देखी होगी। वो कह रहे हैं बहनों 1000 रुपए दूं, 1500 दूं, 1750 दूं, 2000 दूं, 2250 दूं। अरे भाई, तुम्हारे बाप का पैसा है, वो उन्हीं का पैसा है। आप ऐसे दे रहे हैं, एक तो देने के लिए भी आप भीख की तरह ये अपने आप को जता रहे हैं कि आप ले लाई हैं कुछ। हाँ, बादशाही वक्त है। वो शायद नकल कर रहे होंगे नहीं, प्राइम नहीं, मिनिस्टर की, जैसा जी, उन्होंने जी, एक बार जी, बिहार बिहार इंतखाबात के में दौरान करा किया था, था। तो वाजपेयी साहब, ये क्या है साहब? ये तमाशा है, बाजीगर का तमाशा है। जैसे चौक के ऊपर कोई करता है ना कि देखिए गुडगुडी बजा के कहना चाहिए कि 1 रुपए का 2 रुपए बना दूं, 3 रुपए बना दूं, 4 बना दूं, कबूतर उड़ा दूं। ये आपके नेताओं की कार्य पद्धति है। राजस्थान में भी 10,000 रुपए सालाना देने की बात हुई है खवातीन को। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के लीडर्स आगे हैं। ये जो है ये फ्री बीज का मामला है, ये सब जगह चल पड़ा है अब। और ये शायद जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं उन्होंने ये एक रास्ता दिखाया। सर देखिए खुर्शीद भाई, देश को चलाने के लिए जो गाइडिंग फोर्स है या जो डायरेक्टिव्स हैं वो संविधान के तहत होता है। कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई भी डिसीजन होगा, वो इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है कि आप गरीब गुरबा आदमी जो है उसको, अंतिम पायदान के आदमी को बराबर प्लेइंग फील्ड दीजिए या बराबर सुविधाएं दीजिए। उसके तहत वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं। ये कैसे हो जाएगा कि 10,000 सारी महिलाओं को दोगे? उसमें महिला बिल्कुल निचली वाली भी है, उससे ऊपर वाली भी है, उससे ऊपर वाली भी है, सबसे ऊपर वाली है। तो ये जो है ये खतरनाक पॉलिसी है। अब आप कह रहे हो कि लैपटॉप नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लैपटॉप देंगे, किसको देंगे? सब्सिडाइज करेंगे। संविधान इजाजत देता है कि आप सब्सिडाइज करिए। जो हैव नॉट्स हैं उनको मदद करेगा सरकार, हैव वालों को नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ये अगर आपको लैपटॉप देना है उसका क्राइटेरिया बनेगा कि वो बच्ची अगर 10वीं क्लास में नंबर 1 आई है और गरीब गुरबा परिवार से है, उनके पास मीन्स नहीं है, तो शी इज एंटाइटल्ड फॉर दिस। मतलब हमारा मतभेद ये है। पैसा सिस्टम बनाए, पहले पूरा एक तौर तरीका अपनाएं, उसको फॉलो करें। आप ये कह रहे हैं फ्री बी और जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें यही डिफरेंस है। और ये आर्ग्यूमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट में हम कर रहे हैं
क्योंकि मैटर सब जुडिस है। लेकिन पॉलिसी बनाने का अख्तियार जो है उस सरकार को, जिसको सत्ता जनता ने दी है। अब आइए राजस्थान, भाई सेंटर का तो अभी कैसे अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी? राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी, भैया आपने क्या किया है? ये पेपर लीक करते हो, अगर उसमें ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो आपको क्या एतराज है? वो एक एब्सकॉन्डर भागा हुआ है, उसके अगर कोई सबूत मिला, उसके दूसरे के घर रेड करने चले गए तो उसको लिंक क्यों कर रहे हो, या उसको बायस या विंडिक्टिव एक्शन क्यों बोल रहे हो? देखिए इसी तरह छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में किससे सवाल पूछा जाएगा? कांग्रेस से पूछा जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश में आप पूछिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन मोदी का पर इन लोगों का ये कहना है, मतलब जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि भाई वो जो ईडी और सीबीआई है, क्या वो रास्ता नहीं देखा मध्य प्रदेश का, या उन सूबों का रास्ता वो नहीं जानती जहां पर एनडीए की सरकारें हैं? बहुत सुंदर बात है। हम ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश का भी रास्ता देखा है उसने, गोवा का भी देखा, सब कुछ देखा है, लेकिन लाओ ना कंप्लेंट, एक करिए ना, कोई तो करे ना, पॉलिटिकल पार्टियां करें। पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, 18 पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई और एक रिट पिटीशन तैयार की और सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। क्या लिखा उसमें कि सर ये डाटा है, जो डाटा आपने भी दिया अभी, और इसके हिसाब से ये है कि ये अपोजिशन पार्टियों को परेशान करते हैं, तो कृपया करके उनको डायरेक्शन दीजिए कि ये हमारे घर बैठे हमसे सोफे में इन्वेस्टिगेशन करें, हमको अरेस्ट ना करें और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बगैर परमिशन के। सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के मारी पिटीशन कि भाई आप सिटीजन सब बराबर हैं, आप पॉलिटिशियन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल कैटेगरी नहीं हो आप। तो ये सब चीजें टेस्ट हो चुकी है। अच्छा, आपने कहा कि भाई शिकायत नहीं मिली, तो सीबीआई का काम तो ये है कि वो तो ना बिल्कुल नहीं, तो बिना शिकायत के भी मोटर नहीं ना, बिल्कुल लिए है सर, कई बार कई एग्जांपल्स है कि नहीं, कई एग्जांपल्स। मैं जवाब देता हूँ कुछ चीज भाई, हाँ। सो मोटो की कोई पावर नहीं है उसमें। क्या होता है, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे, कोई एमपी लिखित में दे, कोई मिनिस्ट्री लिखित में दे, तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें गई हैं अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, गई हैं, एक नहीं कई सारी शिकायतें गई हैं। अच्छा मान उसका भी एग्जांपल दो, मान लो आपने शिकायत की और उन्होंने एजेंसी ने मैला फाइल ली, कोई एक्शन नहीं लिया, देन टेक द नेक्स्ट कोर्ट, गो टू द कोर्ट। जैसे आप अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। नहीं, आप पूरे बचाव के मूड में हैं एनडीए के, तो जाहिर तौर पर उससे नहीं। 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें खास तौर से अक़लियती तबके के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, या कौन से मुद्दों को जहन में रख करके उन्हें पार्टियों का इंतखाब करना चाहिए। चूँकि बयानबाजी भी होती है, भड़काऊ बयानबाजी भी होती है, जज्बाती मुद्दे भी आते हैं, तो क्या इनमें उलझना चाहिए या फिर तरक्की के मसले पर बात होनी चाहिए और तरक्की को जहन में रख करके, ओवरऑल डेवलपमेंट को जहन में रख करके वो किसी पार्टी का इंतखाब करे। बात हो रही है 5 सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की, कौन से मुद्दे वो हावी रहने वाले हैं इन इंतखाबात में, क्या असल मुद्दों को लेकर के, यानी असल मुद्दों का मतलब वो मुद्दे जो आम आवाम की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और जो उसकी तरक्की से जुड़े हुए हैं, उन पर बात होनी चाहिए, या फिर बहुत सी बार हम देखते हैं कि मज़हब बीच में आ जाता है, जज्बाती बातें होने लगती हैं और कहीं ना कहीं नफरती बयानबाजी भी सामने आती है, क्या उसमें उलझना चाहिए? इसी पर बात कर रहे हैं। 2 ख़ास मेहमान अमीर हैदर जैदी साहब और AK वाजपेयी साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, अक़लियती तबके की अगर हम बात करें, हमने देखा है और ये बात जो है अब बिल्कुल वाज़े हो चुकी है, साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात में मोटे तौर पर अब टिकट देना बंद कर चुकी है। और ये एग्जाम्पल जो है उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से भी आप उठा लीजिए, यही जो है आप कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात से उठा लीजिए, या दूसरे सूबों के, बहुत क्लियर है ये। कांग्रेस टिकट देती है, उसने भी जो पहले टिकट्स देती थी, जो नंबर्स होते थे, उसमें कुछ कमी की है। ये एक शिकायत आम वोटर्स की, आम मुसलमानों की हो गई है। अब बात होती है मुद्दों की। मुस्लिम तबके को बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें उलझाने की कोशिश की जाती है, वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, और जो उनके असल मुद्दे हैं, जो उनके रोज़गार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तालीम से जुड़ा मुद्दा है, उनकी गली मोहल्ले की साफ़ सफाई या फिर जो सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं वो साइड लाइन कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर ये तबका कैसे आए, वो कौन से तरीके हो सकते हैं? देखिए, इसके 2 जवाब हैं। पहले तो इनका दे दूं, और आपका जवाब तो मैं एक पंक्ति में दूंगा, शायद उसे आपको तवक्को भी नहीं होगी। मैं इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी, तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के चेहरे से नकाब नोच के अलग को रख दिया। नकाब नोच दिया, सब ये दिख गए कि कौन धर्मनिरपेक्ष और कौन नहीं। मैंने आपसे बताया ना कि जनता की, आवाम के मुद्दे अलग हैं और इनके एजेंडा अलग है। अब हमाम में सब नंगे कौन नजर आता है? हर पार्टी ये चाहती है कि उर्दू नाम वाला स्टेज पे नहीं आना चाहिए, लेकिन उर्दू नाम वाले का वोट हमें चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने एक काम तो किया बीजेपी
इस पे एक बड़ी बहस हो सकती है जिस पे मैं नहीं जाना चाहता। संविधान, हमारे मित्र कह रहे हैं संविधान के मुताबिक देश चलता है। मेरे मित्र, संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए था, लेकिन जब प्रधान सेवक ये कहते हैं कि मैं पोशाक देखकर दंगाइयों को पहचान लेता हूं, तो जब संविधान ताक पर रखा जाता है, व्यापम घोटाला होता है, उसके अंदर जितने अपराधी होते हैं पूरी लिस्ट आती है, जिसने जो होता है उसे वो अगले दिन जेल में या तो मरा हुआ मिलता है या कहीं प्लेटफार्म पर पड़ा हुआ मिलता है। ये भी हमने इस देश के अंदर देखा है। और मेरे दोस्त, हमने ये भी देखा है, मेरे फाजिल दोस्त जी बिल्कुल कोर्ट की जबान में जो है वो बिल्कुल मतलब भाषा उसमें में है, आप बात क्योंकि कर रहे हैं। मेरे हाँ। दोस्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मेरे दोस्त, मैंने देखा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने दंगाइयों को, अपराधियों को सजा दे दी थी और उन्हें एक लंबी सजा दी, उन्हें आप ये कह के छोड़ देते हैं कि ये फला जाति के लोग हैं, इनका आचरण अच्छा है, इन्हें हम छोड़ देते हैं। जो बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, मासूम बच्चों के, उनके जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, पेट चाक किया था, उनके अपराधी थे, उन्हें आप छोड़ देते हैं। आप किस संविधान और फिर की बाहर बात कर आने रहे के हैं? बाद उनका बाकायदा उनका इस्तेमाल किया जाता है। मालाओं से स्वागत किया जाता है। जो दंगाई सड़क के ऊपर लिंचिंग के अंदर जिन्हें जेल जाया जाता है, आपका मिनिस्टर जाकर जयमाला डाल के उनका स्वागत करता है। कौन से संविधान की बात कर रहा है? मैं तो ये कहता हूं, जहां जहां हमारे प्रधान सेवक ने सर झुकाया ना, पार्लियामेंट के अंदर जाके सजदा किया तो पार्लियामेंट खत्म, संविधान को सजदा किया तो संविधान खत्म। अब देखता हूं किस किस चीज पे सजदा कर रहे हैं। वो जिस चीज को सजदा करें, जिस चीज को कोट करें, रेल कहा कि मैं रेलवे में मैं रोटी खाई है, मुझे बहुत प्यार है, रेलवे भेज दिया। जिस चीज को उन्होंने सजदा किया उसे वो खत्म कर दिया। ये आपके एजेंडे में शामिल होता है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। आप गलत जगह, मैंने आपसे कहा ना, वो दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास भी कुछ, आपके दुकान के मैं अंदर जो जवाब देना एजेंडे थे, जो आपकी टोकरी में थे, वो आपकी टोकरी में बचे ही नहीं, वो भी छीन लिए। नहीं, आपका मसला ये, ना, सारे दुनिया के गम अरे ना, हमारे हैं ना, और सितम ये कि हम तुम्हारे ना, हैं। ना, ना, तुम ना। बीजेपी के बने हुए हो अरे और नहीं, नहीं, बीजेपी नहीं, ने आपने इसमें सवाल वो आपके नहीं। नीचे से जमीन खींच ली। नहीं, रब्बानी जवाब- साहब, जवाब देने दीजिए, देना। हाँ, देखो, ले लीजिए, ऐसा है, जी। इनका नजरिया से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। सरकार नहीं होना क्यों नहीं चाहिए? अगर सही बात को वो मानेंगे उसको। देखिए, सरकारें कोई हों, सरकारें हमेशा एक सिस्टम के तहत, एक संविधान के तहत ही चलना पड़ेगा उनको। हाँ, विचारधारा अलग हो सकती है। मान लो बीजेपी की विचारधारा है कि हमको राम मंदिर बनाना, तो उसको बना रही है, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गुरुद्वारे में या मस्जिद में या मंदिर में भेदभाव करें। देखिए, ये समझना पड़ेगा आपको। और अगर उस भेदभाव करता है कोई प्रधानमंत्री, तो आप ये मान के चलिए कि वो अपनी पार्टी की विचारधारा को प्रेफरेंस दे रहा है, और जो कि अलाउ करता है संविधान। प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए मैनिफेस्टो पहले डिक्लेयर होता है। हर पार्टी डिक्लेयर करती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी करती है, हमारी पार्टी भी करती है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। और बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, ट्रिपल तलाक हटाएंगे। हमारे लिए वो विषय गंभीर नहीं है। हमारे लिए गंभीर विषय क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के रिप्रेजेंटेशन चुनावी प्रक्रिया में, मतलब विधानसभा और लोकसभा में वो जीत के नहीं आएंगे, तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कम्युनिटी क्या कर रही है, माफ करना, उनके नेता क्या कर रहे हैं, और मान लो उनके अपने नेता नहीं है तो उनके मौलवी क्या कर रहे हैं, उनके धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, या आवाम क्या कर रही है, उस तरफ ध्यान किसी का नहीं। असल में एक चीज़ शायद वाजपेयी साहब आप भी उससे एग्री करेंगे कि कुछ नफरती बयानबाजी जो है होती है। मतलब ऐसी बयानबाजी होती है कुछ लीडर्स की तरफ से कि जो नफरत का माहौल पैदा करती है, नफरत दो कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ाती है। और उस बयानबाजी करने वाले को या बयान देने वाले नेता को जब पार्टी के अंदर उसको सज़ा देने के बजाय उसको तरक्की दे दी जाती है, उसको रिवार्ड मिलता है, उसको कहीं बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है या उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब शायद एक पॉलिटिकल पार्टी वो इस विचारधारा की है कि वो नफरती बयानबाजी करने वालों को तरक्की देती है। तो मेरा ख्याल के फिर सवाल उठते हैं, और ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक सेकंड इसी का बोल दो। ये हमारे मित्र बैठे ना, बड़े भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, इनकी पार्टी क्या करती थी? आंदोलन करती थी।
वो लाल किले से पैदल चलते आते थे, धोती पहनने को नहीं होती थी, ऊपर ब्लाउज भी नहीं होते थे, और डंडा लेके और पोटली लेके लाल किले से राष्ट्रपति भवन तक इनकी पब्लिक आती थी। वो किस लिए आती थी? वो सरकारों के खिलाफ आती थी, उनके डिसीजंस के खिलाफ आती थी। कहाँ है वो जवान? अब रोड पे इसलिए नहीं उतर रहे, शायद इनको डर है कि कहीं तो हमारे भाई कौन हक देगा? क्या ऐसा ही है तो क्या? कौन हक नहीं, देगा? नहीं, 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 हक कौन देगा नहीं फिर? नहीं सुन लीजिए हमारे मित्र कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम गंभीर विषय नहीं है हमारे लिए। कह रहे हैं ना ये मैंने कब बोला? अभी कहा ना। नहीं नहीं, मैंने अरे ये सुन नहीं लीजिए कहा। अभी ना, ना, ये बल्कि खास तौर से- ये गंभीर विषय नहीं है। आप बोला वहीं से वो आपका वही था, लेकिन गंभीर विषय नहीं है। मैंने तो कहा ही नहीं कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। गंभीर विषय नहीं है इनके पास। गंभीर विषय अगर इनके पास ये होता कि वो जिस धोती वाले की, फटी हुई धोती वाले की, नंगे पैर वाले की आप बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल के अंदर वो ये त्राहिमाम कर रहा था, लाइन लगा के जा रहा था, आपने उसे क्या कहा? आपने उसे पानी तक नहीं पिलाया। सरकार की ड्यूटी बन जाती थी। और वो जब वहां गया तो आपने कहा ऑक्सीजन से भी कोई नहीं मरा, पलायन से भी कोई नहीं मरा, कहीं से नहीं मरा। तो आपको दिखाए कौन चश्मा? आपको जो आलोचना करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, उसे आप पकड़ के अंदर डाल देते एक लाइन का कुछ बताने वाले थे कि आप भी नहीं, चौंक नहीं, जाओगे। वो क्या नहीं, था नहीं। कि भाई मैंने कहा था कि मुस्लिम तबके के, यानी अकलियती तबका जो है, खासतौर से मुस्लिम तबका, उसके क्या इश्यूज होने चाहिए। आपने कहा था एक लाइन में बताऊंगा, आप भी चौंक जाएंगे, तो हम चौंकना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपसे एक चीज कही, वो मैंने जुमला कहा है आपसे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में प्रशंसक हूं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दलों के चेहरे से नकाब नोच दिया धर्मनिरपेक्षता का। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी के अंदर किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो मुस्लिम हो और वो वहां कयादत कर रहा हो। समाजवादी पार्टी में बता दीजिए, बीएसपी में बता दीजिए, कांग्रेस में बता दीजिए, इवन कम्युनिस्ट पार्टी में बता बिल्कुल दीजिए, ठीक है। किसी पार्टी में नहीं। ये एक बड़ा सिर्फ- बदलाव है। हाँ। ये एक बड़ा बदलाव है तो मेरा ख्याल के जी, चूंकि बहुत सारी बातें हैं उनके जो चेहरे होनी से है। नकाब उतर गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत मगर सारी बातें एक चीज हाँ, और कहूंगा जी अपने मित्र के लिए, जी जनाब, जब अकल बढ़ती है ना तो अल्फाज कम हो जाते हैं, कम बोला जाता है। एक प्रधानमंत्री था जो पढ़ा लिखा था, बाशऊर था, 10 साल देश चलाया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, पूरे दुनिया के अंदर मंदी जा रही थी, लेकिन उस प्रधानमंत्री की आपने कदर नहीं की, उसे जाने किसकी जुमलों से नवाजा जाता था। आज आप लाएं तो हर चीज के अंदर बोलने वाला, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से बोल सकते हैं, वरना सू 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 करने लगते हैं। विदेश नीति फ्लॉप है, अर्थनीति फ्लॉप है, कृषि नीति फ्लॉप है, कुछ नहीं बचा देश के अंदर। देश को बचाना है तो कम से कम कहना चाहिए, कम से कम अपना नेतृत्व बदल दीजिए। थोड़ा बहुत हाँ, तो इधर उधर इतना हम जरूर कहूंगा। हुए हैं इस डिबेट में, लेकिन बात ये थी कि ये जो 5 सूबे में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक तरीके से 2024 का सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर मुद्दों से भटकाने की जो है वो कोशिश की जाएगी, अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कुछ इंडिविजुअल्स भी सामने शायद आएँ, लेकिन सच्चाई यही है और हकीकत यही है कि जो वोटर्स है वो इतना जागरूक वैसे हो चुका है, इतना बेदार हो चुका है, और अगर नहीं है कहीं तो ये जिम्मेदारी बन जाती है तमाम जिम्मेदार लोगों की, जो हुज़ हू है कम्युनिटी के, कि वो असल मुद्दों पर ही उनको टिकाए रखें, इधर उधर भटकने ना दें। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।